Welcome to the next session, which is of chapter 3 of subject Rog Nidan and Vikriti Vigyan. And today we are going to study the chapter Methods of Rogi Pariksha. In the previous chapter, we have learned what is Rog Pariksha and Rogi Pariksha and the difference between the two. And we have briefly studied about the methods of Rogi Pariksha. But in this chapter, we are going into the details of methods of Rogi Pariksha. We have various types of Rogi Pariksha, including Trivid Pariksha, Shadvid Pariksha, Dashvid Pariksha, and Ashtasthan Pariksha. Out of which, in this particular chapter, we are going to study about the Shadvid and Ashtvid Pariksha. So, Ashtvid Pariksha includes Nadi Pariksha, Mutra Pariksha, Mal Pariksha, Jivha, Shabd, Sparsh, Drik, and Akriti. And in Shadvid Pariksha, we have Prashna Pariksha, Chakshu Indriya Pariksha, Shrotre Indriya, Sparshna Indriya, Ghrana Indriya, Rasna Indriya, and their clinical interpretation. So, uh, firstly, we will cover the Ashtvid Pariksha and then we will move on to the Shadvid Pariksha. Before starting, I would like to give a brief introduction about the Ashtvid Pariksha. Uh, in Nadi Pariksha is basically it's nothing but pulse examination, and in Mutra Pariksha, we are going to study about the Mutra means urine examination, and in Mala Pariksha it is stool examination. Jiva Pariksha we can say it's a type of tongue examination. Uh, Shabd Pariksha is the Pariksha of sounds which are being produced by the patient or by the different diseases which are being present in the body of the patient. Then we have Drik Pariksha, which is the eye examination. Then we have the Akriti Pariksha, which we can say it's the general condition of the patient. And the last we have Sparsh Pariksha, which is examining the patient with the help of touch. So, uh, we are going to start from the नाड़ी परीक्षा. सो नाड़ी परीक्षा जो ये अष्टविध परीक्षा है, ये आचार्य रोग रत्नाकर ने इसका वर्णन जो है वो किया था. ठीक है. नाड़ी परीक्षा वी कैन से इट्स अ पल्स एग्जामिनेशन. डेली लाइफ में अगर आपने कभी देखा हो तो जो डॉक्टर हैं वो पल्स का एग्जामिनेशन करते हैं. वो जो है हमारे जो कृत्य अंगुष्ठ मूल है, मतलब हाथ के जो अंगूठा हमारा जा रहा होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज़ अ हैंड, दिस इज़ अ योर लोअर आर्म, देन डॉक्टर जो है वो अपना हाथ यहाँ पे रख के पल्स एग्जामिनेशन जो है वो नॉर्मली परफॉर्म करते हैं. ठीक है. तो आचार्य षडंगर कहते हैं कि जो यहाँ पे हमारी जो आर्टरी प्रेजेंट होती है वो क्या है, वो जीव साक्षिणी होती है, वो हमारी लाइफ का जो है वो प्रूफ होती है. उसकी चेष्टा से हमें सुख दुख का ज्ञान हो जाता है. मीन्स अगर मूवमेंट हो रही है इस आर्टरी में तो हम कहते हैं कि पेशेंट जो है, या तो मतलब देखो अगर कोई भी मूवमेंट या कोई भी उसमें हलचल हो रही है हमारी आर्टरी में, दैट मीन पेशेंट जो है वो ज़िंदा है. ठीक है. अगर उसमें मूवमेंट ही नहीं हो रही, दैट मीन्स पेशेंट तो वो डेड है. और उसकी जो मूवमेंट्स है वो नॉर्मल मूवमेंट है या एबनॉर्मल है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट जो है वो अभी सुख की कंडीशन में है या फिर अभी दुःख की कंडीशन में. मीन्स अभी पेशेंट जो है हेल्थ में है या फिर वो किसी डिजीज़ से उसको सफ़र हो रहा है. ठीक है. तो नाड़ी जो परीक्षा है ये हमारे देश में कब से प्रचलित है? पुराने टाइम से ही ये जो है वो प्रचलित है. ठीक है. हमारे जो वैद्य हैं वो नाड़ी की परीक्षा जो है वो किया करते थे. आपको जो है एग्ज़ाम में इसका वो लिखना है कि आप प्रोसेस क्या है नाड़ी परीक्षा करने का. ठीक है. तो आज भी बहुत सारे नाड़ी वैद्य हैं जो कि नाड़ी परीक्षा की हेल्प से डायग्नोसिस करते हैं. तो इसकी विधि हम जान लेते हैं. सबसे पहले जिसकी भी नाड़ी परीक्षा करनी है उस पेशेंट को नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठ के जितने भी उसके मलमूत्र हैं वो सारे त्याग करने के बाद में अ, करवाना है. ठीक है. ये अर्ली मॉर्निंग में ही ये जो नाड़ी परीक्षा है वो मेनली की जाती है. फिर जो पुरुष होते हैं उनके राइट हैंड की परीक्षा करते हैं और जो स्त्रियां होती हैं उनके जो लेफ्ट हैंड है वहाँ पे जो स्थित है उनकी नाड़ी, उसकी परीक्षा जो है वो करी जाती है. अब नाड़ी परीक्षा के दौरान पेशेंट को और डॉक्टर को दोनों को शांतिपूर्ण जो है वो बैठना होता है और कोई भी हलचल जो है वो नहीं करनी होती. कोई शोर शराबा आसपास में नहीं होना चाहिए और जो वैद्य है उसको पूरे मन के साथ रोगी की नाड़ी की परीक्षा करनी चाहिए. बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि एक रूम है जो कि बहुत ही शांत रूम है और इसमें दोनों को नीचे ही बैठना है, डॉक्टर को भी और पेशेंट को भी. और डॉक्टर को पूरे मन से जो है वो रोगी की नाड़ी की परीक्षा जो है वो उसको करनी है. ठीक है. फिर उसके बाद आता है
करनी कैसे है, जो मान लो ये पेशेंट की आर्म है, ठीक है, ये उसका अंगुष्ठ है, ऐसे मान लो। अब वैद्य जो है उसको अपनी 3 उँगलियाँ रखनी है। पहली उँगली वात को देखती है, दूसरी दो जो उँगली है वो पित्त दोष को देखती है, और जो थर्ड उँगली है वो कफ दोष को देखती है। तो जो चिकित्सक है उसको रोगी का हाथ पहले अपनी ओर करके थोड़ा आगे की तरफ लेके उसके हाथ को सहारा देके, ताकि वो डिस्कम्फर्ट ना हो, तो इसके नीचे कुछ पिल्लो वगैरह या टेबल के ऊपर उसका हाथ रख लेना चाहिए। और जो डॉक्टर की पहली 3 उँगलियाँ हैं उसको उसके मणिबंध पे रखना है। ये जो जॉइंट है यहाँ पे रख के 3 बारी परीक्षा करनी है। एक बारी ये परीक्षा करी, हाथ हटा लिया, दूसरी बारी परीक्षा करी, फिर से हाथ हटा लिया, और तीसरी बारी फिर से परीक्षा करके जो है वो फिर जो है फाइनली उसको सोचना चाहिए कि हाँ, पेशेंट में कौन-सा जो दोष है वो डोमिनेंट है, ठीक है? अब परीक्षा कब जो है वो नहीं करनी चाहिए नाड़ी परीक्षा? एक तो जब पेशेंट फटाफट से नहा के आता है, मतलब नहाने के एकदम से जस्ट बाद नहीं करनी। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे ऑब्वियसली जो पेशेंट है वो एक्टिविटी कर रहा है, वो शांत नहीं है, तो उसकी पल्स बढ़ी हुई मिल सकती है, या फिर उसकी जो नाड़ी है वो सही आपको पता नहीं लगेगी। खाने के एकदम बाद नहीं करनी, स्नेहन स्वेदन के बाद नहीं करनी, जब पेशेंट को भूख लग रही है तब नहीं करनी, जब उसको प्यास लग रही है, सोने से पहले या सोकर उठने के बाद। तो ये कंडीशंस में अगर आप नाड़ी परीक्षा करोगे तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो फॉल्स आ सकते हैं। इसीलिए आचार्यों ने इन कंडीशंस में नाड़ी परीक्षा ना करने के लिए कहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि अगर वातज विकार होगा तो पेशेंट की नाड़ी आपको कैसे फील होएगी, जलोका और सर्प के समान। पित्तज विकारों में गोरैया, काक और मंडूक के समान, ठीक है। अब जलोका सर्प कैसे चलता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, आगे की कंडीशन में चलता है। मंडूक कैसे चलता है, ऐसे ऐसे, एकदम से वो, मतलब कि एकदम से वो जंप लेता है, ठीक है। और हंस और बारावत कैसे चलते हैं, ऐसे, मतलब वो चलते हैं स्पीड में, ठीक है। तो कवच आपको ऐसे फील होएगी, इसमें कोई वेव्स आपको ज़्यादा फील जो है वो नहीं होंगी, ठीक है। सन्निपातज विकार में कैसा आती है, लाव और तितर के समान और मंद नाड़ी, मतलब इसकी जो बीट है वो आपको कैसी लगेगी, स्लो लगेगी जब आप टच करोगे, ठीक है। स्वस्थ पुरुष की स्थिर नाड़ी होएगी और बलवान नाड़ी होएगी, मतलब एक रेगुलर वे में जो पल्स है वो चल रही होएगी, ठीक है। ज्वर में कैसी होती है नाड़ी, उष्ण और वेगवती, ठीक है। काम क्रोध, जब गुस्सा आया होता है उस टाइम भी क्या होता है, हमारी जो नाड़ी है वो वेगवती हो जाती है, फास्ट हो जाती है। मंद अग्नि होगी तो नाड़ी मंद हो जाती है, अजीर्ण में भी मंद और कठिन हो जाती है। चिंता करने वालों की जो नाड़ी है वो क्षीण होती है, मतलब बहुत ही स्लो, ठीक है, स्लो ऐसे नाड़ी चलती है। दीप्त अग्नि हो तो वेगवान, वेग वाली नाड़ी होती है। प्राण नाशनी, अब जिसके प्राण जो है वो नष्ट होने वाले हैं उसकी नाड़ी कैसी आती है, एक तो वो अपने स्थान से हट जाती है, दैट मीन्स कि जहाँ पे आपको वो फील होनी चाहिए, ये अंगुष्ठ के मूल में, वहाँ पे आपको वो फील नहीं होएगी, या फिर बहुत ही रुक रुक के चलेगी, कभी चलेगी फिर आएगी नहीं, फिर चलेगी, ऐसी, ठीक है। असंशय वाली या जीवन का नाश करने वाली तो बहुत ही अति क्षीण, मतलब 1 मिनट में सिर्फ एक बारी आपको सुनाई दे रहा है, वो जीवन का नाश करने वाली है। असाध्य नाड़ी कौन सी है, अति कंपन युक्त, ऐसे 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 अति कंपन, जो रुक ही नहीं रही है, ठीक है, स्पंदन युक्त, वो कौन सी नाड़ी है, असाध्य नाड़ी है। तो आयुर्वेद में हम नाड़ी परीक्षा करते हैं जिससे कि हमें दोष इन्वॉल्वमेंट का पता लग जाता है। मॉडर्न में इसी के ऑल्टरनेट में जो है वो है पल्स एग्जामिनेशन, ठीक है। पल्स एग्जामिनेशन जो है वो डेली वैसे तो आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए हैं जो कि पल्स बता देते हैं, लेकिन अगर आप मैनुअली करते हो तो वो ज़्यादा जो है वो बेटर रिजल्ट्स आपको देती है। पल्स एग्जामिनेशन बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में एंड ओवरऑल उसके हेल्थ स्टेटस के बारे में। तो पल्स एग्जामिनेशन से हमें क्या-क्या चीज़ें पता लगती है? एक तो पहले पेशेंट का हार्ट रेट पता लग जाता है, ठीक है? हार्ट रेट नॉर्मल कितना होता है? 72 से लेके 80 बीट्स पर मिनट, ठीक है? दूसरा जो आर्टेरियल पल्स है, उसकी हमें स्ट्रेंथ पता लग जाती है कि वो स्ट्रॉन्ग पल्स है या वीक पल्स है, ठीक है? तीसरा हमें रिदम पता लग जाती है। रिदम क्या होती है कि रेगुलर है कि इर्रेगुलर है? अगर ये क्या है, रेगुलर है, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है वो बीट आ रही है, हार्ट बीट आ रही है, इरेगुलर है। इरेगुलर कैसे होगी, आई फिर आई नहीं, फिर आई फिर आई फिर आई फिर नहीं आई, तो ये क्या है, इरेगुलर पल्स है, ठीक है। तो रिदम पता लग जाती है हमें, हार्ट रेट पता लग जाता है और स्ट्रेंथ पता लग जाती है आर्टेरियल पल्स की, और इससे हमें जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हैं उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। और पेशेंट के सर्कुलेटरी हेल्थ के बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पल्स एग्जामिनेशन से मिल जाती है, ठीक है। लेकिन पल्स एग्जामिनेशन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पल्स, पल्स किसको कहते हैं। तो पल्स क्या होता है, पल्स एक वेव होती है, ठीक है। किस चीज़ की वेव है, ये प्रेशर चेंजेस होते हैं
मीन्स एक्सपेंशन एंड इलोंगेशन ऑफ द एट्रियल वॉल। ये एट्रियम, मान लो ये आर्टरी है, इसमें ब्लड आ रहा है, ठीक है। जैसे ही इसमें ब्लड आ रहा है, एक तो ये क्या होगी, एक्सपैंड होएगी, ठीक है। यहाँ से आपने ब्लड एंटर किया तो क्या, जैसे पाइप में एकदम से पानी आता है ना, वो पाइप वहाँ से फिर जो एक्सपैंड कर जाती है, तो ये एक्सपैंड भी होएगी, और क्योंकि प्रेशर से पानी आ रहा है तो ये इलोंगेट भी होएगी, ठीक है। तो एक्सपेंशन एंड इलोंगेशन ऑफ द आर्ट्रियल वॉल क्यों हो रहा है ये एक्सपेंशन एंड इलोंगेशन? ब्लड की वजह से, ठीक ठीक है, क्योंकि ब्लड उसमें आ रहा है। और ब्लड क्यों कर रहा है? क्योंकि ब्लड में प्रेशर है, ठीक है, उस वजह से। और यही चीज़ जो है क्या जनरेट कर रही है, पल्स जनरेट कर रही है, ठीक है। तो पल्स जो है, बहुत सारी आर्टरीज तो देखो पूरी बॉडी में ही प्रेजेंट है, लेकिन हम जो है स्पेसिफिकली कुछ ही आर्टरीज को जो है वहाँ पे पल्स चेक करते हैं। ऐसा क्यों है, वो यहाँ पे बताया हुआ है कि ज़्यादातर सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है या मोस्ट कॉमन साइट है वो है रेडियल पल्स। रेडियल पल्स हम रिस्ट में चेक करते हैं, जिसको हम नाड़ी परीक्षा में भी देखते हैं। इसको ये इजीली एसेसिबल होती है, ठीक है। एक तो सुपरफिशियल होती है यहाँ की आर्टरी, इसीलिए हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। और जो रेडियल आर्टरी है ना, जैसे ये आर्टरी है, इसके नीचे ये बोन पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसको एक क्या मिल जाता है, एक रेस्टिंग वो मिल जाता है सरफेस, जिसकी वजह से आप जो है रेडियल पल्स को बहुत इजीली और बहुत अच्छे से जो है वो फील कर सकते हो। उसके अलावा हम कैरोटिड पल्स देखते हैं, जो कि गर्दन पे होती है। ब्रेकियल पल्स देखते हो, ठीक है, ये अपर आर्म के इनर साइड पे होती है, जहाँ पे हमारे अंडर आर्म्स होते हैं। फेमोरल पल्स होती है, ये हमारे थाइज ग्रोइन रीजन में होती है। पॉप्लिटियल हमारे घुटने के पीछे होती है, ठीक है। डोर्सालिस पेडिस, ये पैर के जहाँ पे पैर स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे होती है। एंड पोस्टीरियर टिबियल जो है वो एंकल बोन के पीछे होती है। तो ये और भी आर्टरीज है जहाँ पे आप एग्जामिनेशन कर सकते हो पल्स का, लेकिन मोस्ट कॉमन जो साइट है वो रेडियल पल्स है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग पल्स एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे आप इसका इंट्रोडक्शन दे के पल्स क्या होते हैं ये बता के, और जो साइट्स हैं इसमें से ये लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ लिखने की ज़रूरत आपको मुझे लगता है नहीं, प्रैक्टिस ये आप रहने देना। नेक्स्ट फिर आता है कि आपको क्या क्या चीज़ें पल्स में देखनी होती हैं। तो पल्स में हम देखते हैं रेट, रिथम, वॉल्यूम, फोर्स, टेंशन, इक्वालिटी ऑन बोथ साइड्स, कंडीशन ऑफ द वेसल वॉल, पेरिफेरल पल्सेशंस एंड अपेक्स पल्स रेशो, ठीक है। अ, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में ही बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल्स में हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो जो है वो बना दूंगी। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, प्रिपरेशन। पेशेंट जो है वो रिलैक्स होना चाहिए, पल्स एग्जामिनेशन से पहले कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। और जो डॉक्टर है उसको अपने इंडेक्स और मिडल फिंगर्स को यूज़ करना होता है हमें, मतलब पाम से नहीं करना होता, अपने फिंगर्स से जो है वो हमें पल्स जो पेशेंट की चेक करना होता है। थंब नहीं यूज़ करना होता, क्योंकि हमारे थंब में खुद की एक आर्टरी होती है जो कि उसकी पल्स भी हमें फील हो जाती है, इसीलिए वो इंटरफेयर करती है, तो ठीक है। फिर लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए और शांत एनवायरनमेंट होना चाहिए। प्रोसीजर क्या है, पहले आप पल्स ढूंढो, आपको फील हो रही है कि नहीं उसकी आर्म पे, है ना, या फिर जहाँ पे भी आप चेक कर रहे हो वहाँ पे आप पहले पल्स को फील करो। फिर आप सबसे पहले तो पल्स रेट देखो। पल्स रेट कैसे देखोगे आप, 30 सेकंड के लिए उसकी पल्स रेट काउंट कर लो, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, तो आपके पास पल्स रेट आ जाएगा। फिर आप रिदम देखोगे, रिदम क्या होती है, रेगुलर या फिर इरेगुलर। मैं पहले भी बताया, अगर प्रॉपर इंटरवल के बाद आ रही है तो वो रेगुलर है, और कभी आ रही है, कभी मिस हो रही है, कभी जल्दी आ रही है, कभी लेट आ रही है ना, वो क्या है, वो इरेगुलर है। फिर आप स्ट्रेंथ देखोगे। स्ट्रेंथ कैसे पता लगेगा कि फोर्स कितनी फोर्स से जो है वो आ रही है पल्स, ठीक है। या तो बिल्कुल ही पल्स नहीं होएगी, एब्सेंट पल्स, या वीक पल्स, मतलब बहुत ही थोड़ी सी फील होएगी आपको, बहुत ही कम, ठीक है, वो होती है वीक पल्स। उसके लिए आप 1 पॉजिटिव जो है वो ग्रेड उसको करोगे। नॉर्मल पल्स जो है वो 2+ करोगे। अगर पल्स की इंक्रीज है, मतलब जो फोर्स है वो इंक्रीज हो रखी है, तो आप उसको दोगे 3+। और अगर बहुत ज़्यादा पल्स है, ऐसे ऐसे ठक 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 बज रही है, तो दैट मीन्स वो 4+ जो है उसकी ग्रेड है। उसके बाद हम जो ये इन चारों चीज़ों को जो रिकॉर्ड कर लेंगे फाइंडिंग्स को, ठीक है। फिर पल्स एग्जामिनेशन की इंटरप्रिटेशन यहाँ पे बताई हुई है कि नॉर्मल पल्स जो है वो 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट हो सकती है, लेकिन अगर हम रेंज देखें तो 70 to 80 बहुत सारी बुक्स में जो है वो बता रखा है, ठीक है। 100 से ज़्यादा अगर होता है तो टैकीकार्डिया है, और 60 से कम है तो ब्रेडिकार्डिया है। फिर आता है रिदम। रेगुलर रिदम तो नॉर्मल होती है, लेकिन अगर इरेगुलरली इरेगुलर एंड रेगुलरली इरेगुलर, इरेगुलरली ही इरेगुलर है, मतलब कभी ज़्यादा, कभी ऐसे, कभी कम, मतलब इसका खुद का भी पैटर्न नहीं है कैसी है। और रेगुलरली इरेगुलर का क्या होता है, जैसे 3 पल्सेस आई,
फिर एक मिस हो गई, फिर 3 आई, फिर एक मिस हो गई, फिर 3 आई, ऐसे। तो ये क्या हो रहा है, जो ये इरेगुलरिटी आ रही है ये एक रेगुलर इंटरवल पे आ रही है ना, इसीलिए हम इसे बोल देते हैं रेगुलरली इरेगुलर। और जिसका कुछ भी पैटर्न नहीं है इरेगुलरिटी का, उसे बोलते हैं इरेगुलरली इरेगुलर। ठीक है, तो हमने जो है वो पल्स की रिदम देख लेनी है कैसी है, फिर पल्स की स्ट्रेंथ देख लेनी है कि वो वीक है या कौन सी किस तरह की है, बाउंडिंग है, थ्रेडिंग है, उसको ग्रेडिंग दे देनी है हमने। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स वो होता है कि जितना फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ रहा है उसकी आर्टरी पे, कि आप उसको बंद कर दो, वहाँ पे ब्लड का जो फ्लो है ना वो स्टॉप करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर आपको लगाना पड़े वो फोर्स होता है। फोर्स से हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, मतलब अगर आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है दैट मीन्स उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई है, और अगर थोड़े से फोर्स से ही उसका जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जा रहा है आगे का, ठीक है, तो दैट मीन्स उसका सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो कम है। फिर आता है टेंशन। टेंशन क्या होता है, टेंशन होता है दो पल्सेस के बीच का जो वो रहती है, फीलिंग रहती है, उसे बोलते हैं टेंशन। ठीक है, फीलिंग किस चीज़ की, पल्स की फीलिंग। ठीक है, उसके बाद आता है इक्वालिटी ऑफ पल्स। आपने जब पल्स एग्जामिनेशन करना है ना तो पेशेंट की दोनों हाथों की साइड में जो उसकी मतलब पल्सेस देखनी है, मतलब राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। ठीक है, और चेक करना है कि कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है। उसके बाद क्या आता है कंडीशन ऑफ द वेसल वॉल। नॉर्मली हमारी जो आर्टरीज हैं अगर आप फील करोगे कैसी फील होती हैं, हमें इलास्टिक फील होती हैं, लेकिन अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए तो वायर लाइक या फिर कॉर्ड लाइक जो है वो बहुत ही हार्ड हार्ड हमें आर्टरीज या वेसल्स जो है फील होने लगती हैं। फिर आता है पेरिफेरल पल्सेशंस। इसमें क्या आता है कि हमें पेरिफेरल मतलब रेडियल आर्टरी तो हम नॉर्मली चेक करते ही हैं, इसके अलावा हम टेम्पोरल आर्टरी भी चेक कर सकते हैं, फेशियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरीज, मतलब ये पेरिफेरल पल्सेशंस होते हैं। ये हम क्यों चेक करते हैं कि कोई पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज तो नहीं है, वो चेक करने के लिए हम ये वाली वेसल्स को जो है वो चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अपेक्स पल्स रेशो। अपेक्स पल्स रेशो क्या होता है, देखो अपेक्स बीट भी होती है एक, जो हार्ट होता है, हार्ट अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये भी बीट कर रहा है, तो ये हार्ट जितने बारी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे इसका अपेक्स है, अपेक्स जितने बारी भी बीट कर रहा है ना उसको हम अपेक्स बीट बोल देते हैं। ठीक है, और जितनी बारी हमें यहाँ पे पल्स फील हो रही है उसके हाथ में, उसे हम बोल देते हैं हार्ट रेट। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, जो ये पैक्स बीट है मतलब जो ये हार्ट रेट है पेशेंट का, हार्ट में ही जो फील हो रहा है वो इक्वल टू पल्स रेट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हार्ट रेट बढ़ा हुआ है और पल्स रेट कम आ रही है तो दैट मीन पल्सिस डिफिक्ट है, कुछ प्रॉब्लम है उसके पल्स में या फिर कार्डियक रिदमिया है। ठीक है, फिर पल्स एग्जामिनेशन के यूजेस आ जाते हैं, तो इसको ये एज अ डायग्नोस्टिक टूल हम यूज़ करते हैं। कोई कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर तो नहीं है वो चीज़ें देखने के लिए, ठीक है, या कोई पेरिफेरल वास्कुलर डिसऑर्डर तो नहीं है या कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर तो नहीं है। फिर क्रॉनिक कंडीशंस को मॉनिटर करने के लिए, जैसे किसी को ऑलरेडी अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको देखने के लिए कि वो डिजीज़ ठीक हो रही है या कम हो रही है, उसके लिए इमरजेंसी सिचुएशंस में फिर हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तब हम देखते हैं कि ब्लड लॉस की वजह से उसकी पल्स पे या हार्ट पे तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा है ना। और उसके अलावा यहाँ पे फिर स्पेशल कॉन्सेंट्रेशंस इन द पल्स एग्जामिनेशन बताया हुआ है कि जैसे एज की वजह से क्या हो जाता है, पल्स में चेंजेस आते हैं। जैसे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनकी जो पल्स है वो कितनी होती है, नॉर्मली 120 से 160 होती है। बच्चों में फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी पल्स रेट जो है वो बढ़ती रहती है, और एडल्ट्स में जो है वो वही 72 टू 80 का रेंज जो है वो अचीव कर लेते हैं। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करने से जो है हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है, आपको पता ही है। ठीक है, और अगर आप सो रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, तो हमारा जो पल्स रेट है वो कम हो जाती है। फिर मेडिकेशंस लेने से मेडिसिन जो है वो भी पल्स रेट कम कर देती हैं। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रेशन स्टेटस, अगर पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेटेड है, उसके प्लाज्मा ही कम है ब्लड में, तो फिर जो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगा, ऑब्वियसली पल्स रेट कम हो जाएगी। और अगर वीक हो जाएगी या फिर ठीक है, और अगर फ्लूइड ओवरलोड है, ज़्यादा फ्लूइड है, तो बाउंडिंग पल्स आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये इन्होंने दे रखा है, टेबल दे रखा है, इसको इसमें सारा कुछ इन्होंने ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा पल्स एग्जामिनेशन, और इसके बाद जो है वो हम करेंगे मूत्र एग्जामिनेशन।